हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान की इस कक्षा में व्यक्तित्व के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व की 5 से 6 क्लासेस आपकी डिस्कस की। उन क्लासेस में हमने डिटेल से व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व के इतिहास, व्यक्तित्व के मापन, व्यक्तित्व के समावेशन, उसके बाद हमने बात की थी सिगमंड फ्राइड को लेकर कि सिगमंड फ्राइड ने मन के जो प्रकार बताए थे किस आधार पर बताए, उन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा। फिर हमने सिगमंड फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को भी डिटेल में पढ़ा था। उससे ठीक पहले हमने व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। उसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि व्यक्तित्व के 2 सिद्धांत आपके बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ से आपके लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। जिसमें आपका पहला सिद्धांत था शीलगुण सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत था आपका प्रकार सिद्धांत। हमने बात की थी ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच की। जहाँ पर हमने बात की थी ट्रेट अप्रोच या शील गुण सिद्धांत की, उसमें हमने पढ़ा था आपका आरबी कैटल के अनुसार, आलपोर्ट के अनुसार और आइजेनिक के अनुसार। फिर हमने प्रकार सिद्धांत में बात की थी कि प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जो दिया था आपका हिप्पोक्रेटिस ने। ठीक है, उसके बाद हमने प्रकार सिद्धांत में बात की थी कि प्रकार सिद्धांत में सबसे पहले हमने बात की थी कॉल यूंग या जुंग के अनुसार, कि कॉल यूंग या जुंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा। तो हमने बात की थी कि 3 भागों में। किस आधार पे बांटा था? तो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। ये भी हमने डिटेल से पढ़ा था। अब मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो इन्होंने 3 प्रकार आपके दिए, जिसमें सबसे पहले आपका अंतर्मुखी जिसको कहा जाता है इंट्रोवर्ट, फिर आपका बहिर्मुखी जिसको कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट, फिर आपका उभयमुखी जिसको कहा जाता है एम्बिवर्ट। अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है। ठीक है, क्या रहता है, अपने में ही गुम रहता है, बिल्कुल चुपचाप रहता है। उनकी मैंने कुछ एक विशेषता यहाँ पर लिखी है जो इस प्रकार का व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति होता है। जैसे चुपचाप रहने वाला व्यक्ति। दूसरा पॉइंट, शांत या एकांत प्रिय। फिर मित्रों की संख्या जिसकी क्या होगी, कम होगी। फिर अपने काम से काम रखने वाला, सहयोग और सामाजिकता की भावना का जिसमें अभाव होता है। फ्रेंड्स, यूंग या जुंग के अनुसार हमने व्यक्तित्व के प्रकार को इससे पिछले वाली जो आपकी व्यक्तित्व की क्लासेस है उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है। ये तो थोड़ा सा आपका ओवर रिव्यू कि हमने प्रकार सिद्धांत में अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है। तो आप वहाँ पर जाकर इसको डिटेल से देख सकते हो, वहाँ पर आपको हर चीज़ आराम से करवाई गई। अब यहाँ पर दूसरा जिन्होंने प्रकार बताया था बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट के विपरीत होता है, कि अधिक बोलचाल करने वाला, मित्रों की संख्या अधिक होगी, समाज में बहुत लोकप्रिय होता है, आशावादी होता है, सहयोग और सामाजिकता की भावना अधिक होती है। फिर उभयमुखी, एक ऐसा व्यक्ति जो समय और आवश्यकता के अनुसार अपने स्वभाव में या व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। जैसे एक बच्चा घर में बहुत बोलता है, लेकिन जैसे ही वो घर के वातावरण से आपके समाज में चला जाता है या विद्यालय में चला जाता है तो बिल्कुल क्या हो जाता है, आपका शांत हो जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी ई क्रैचमर के अनुसार, कि ई क्रैचमर ने जो व्यक्तित्व को बांटा, कितने भागों में बांटा, आपका 4 भागों में। किस आधार पे बांटा? तो आपका शरीर रचना या बनावट के आधार पर, कि किसी व्यक्ति की शरीर की रचना या बनावट के आधार पर ये कैसे बताया जा सकता है कि उसकी क्या व्यक्तित्व हो सकता है। तो हमने बात की कि ई क्रैचमर के अनुसार कितने भाग, 4 भाग। किस आधार पर? शरीर रचना या बनावट के आधार पर, जिसमें सबसे पहला आपका है पुष्ट। अंग्रेजी में याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। जैसे एथलेटिक, एथलेटिक क्या होता है, पुष्ट होता है। दूसरा एस्थेनिक, दुबला पतला। फिर पिकनिक, घनत्व। और फिर सबसे लास्ट आपका डिस्प्लास्टिक यानी विमूर्ति। ध्यान रखना, एथलेटिक कैसा होता है, उसकी जो एथलेटिक व्यक्ति होता है जिसका ये व्यक्तित्व होता है उसकी क्या विशेषता होती है, सुगठित अंग। दूसरा पुष्ट मांसपेशियाँ। फिर दुबला पतला जो रहता है आपका एस्थेनिक होता है। हमने पहले भी बात की थी, जो जितना पतला होगा और उतना ही लंबा होता है वो हमेशा दूसरों की हंसी का पात्र बनता है। तो ये इसकी पहली विशेषता। ठीक है, दूसरा आयतन कम, लंबाई अधिक होती है, यानी फैलावट उसकी कम होगी लेकिन लंबाई क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। फिर
जब अब देखो किसी व्यक्ति का आप हर समय मजाक उड़ाते हो, हर समय उस पर हंसते रहते हो, तो उसका जो स्वभाव हो जाता है वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट है कि ई क्रैचमर के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ापन है या कोई व्यक्ति चिड़चिड़ापन है जिसमें, उसका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, तो अस्थैनिक होता है। फिर बात की थी पिकनिक, नाटाकद, सटे हुए अंग, लोकप्रिय और खुश मिजाज, पिकनिक पे भेजते तो ऐसे ही खुश रहते हो। फिर विमूर्ति आपका डिस्प्लास्टिक, बेमेल अंग वाला, बातूनी या विकृत अंग वाला। ठीक है, तो ये इनकी विशेषताएं। तो अभी तक हमने प्रकार सिद्धांत में आपका जो टाइप अप्रोच है, ठीक है, उसमें हमने कॉल यूंग और ई क्रैचमर की बात की। अब देखिए आगे हम बात करेंगे आपका WH शेल्डन के बारे में, WH शेल्डन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर WH शेल्डन आपका इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके जो व्यक्तित्व के प्रकार थे उनको को रिलेट किया जाता है आपका ई क्रैचमर के व्यक्तित्व के भाग से। ठीक है, अब सबसे पहले कि जो WH शेल्डन था उन्होंने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, आपका 3 भागों में। फ्रेंड्स मैंने पहले ही ये सारी डिटेल लिख के रखी है आपके लिए ताकि आपको चीज़ों को समझना आसान हो। अगर आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें आप बाद में यहाँ से देख कर भी नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको इस वीडियो को बार बार देखना होगा। जैसे WH शेल्डन ने कितने भागों में आपका विभाजित किया, तो 3 भागों में। किस आधार पर विभाजित किया, आपका शरीर विशेषताओं, स्वभाव या रचना के आधार पर। ध्यान रखना कई बार रहता है यहाँ पर। ठीक है, शरीर की विशेषताओं, स्वभाव या रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमने इसलिए बात की है क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पिकनिक कि जो WH शेल्डन का एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व है यानी गोलाकृत है, उसको ई क्रैचमर के किस भाग से जोड़ा जाता है, पिकनिक से। अब देखो पिकनिक कैसी थी, वो रचना थी, शरीर की क्या है, रचना है। लेकिन जो एंडोमॉर्फिक है, गोलाकृत है, ये स्वभाव है या इसकी विशेषता है। तो ध्यान रखना WH शेल्डन ने इसे 3 भागों में बांटा, किस आधार पर, शरीर की रचना, शरीर की विशेषता या स्वभाव के आधार पर। लेकिन ध्यान रखना इन सभी चीज़ों के लिए WH शेल्डन ने एक टर्म का यूज़ किया था। ठीक है, टर्म का नाम भी आप इसमें देख सकते हो। उन्होंने जो टर्म का आपका यूज़ किया था, वो टर्म का नाम इन्होंने दिया था आपका सोमेटोटाइप। ध्यान रखना इसके लिए इन्होंने क्या टाइप दिया था, आपका सोमेटोटाइप। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना जो आपका WH शेल्डन है, WH शेल्डन, ठीक है, उनकी एक पुस्तक है, आपका पुस्तक का नाम क्या है, एटलस ऑफ मैन। ठीक है, ध्यान रखना एटलस ऑफ मैन। इस पुस्तक में आपका एक शब्द देखने को मिलता है, शब्द कौन सा, आपका सोमेटोटाइप। ध्यान रखना WH शेल्डन की एक पुस्तक है एटलस ऑफ मैन जिसमें एक शब्द देखने को मिलता है, सोमेटोटाइप। तो ध्यान रखना WH शेल्डन की पुस्तक एटलस ऑफ मैन में शब्द देखने को मिला, सोमेटोटाइप। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि WH शेल्डन की पुस्तक में एक शब्द मिला, सोमेटोटाइप। सोमेटोटाइप का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखना ये शरीर की विशेषताओं, रचना या स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करना ही उसके लिए उन्होंने नाम क्या दिया, आपका सोमेटोटाइप। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करेंगे कि WH शेल्डन ने जो 3 भाग बताए, ठीक है, इसको भी अंग्रेजी में ही याद रखिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और आपका एक्टोमॉर्फिक। ध्यान रखना एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और आपका एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, अब बात करेंगे जो एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले कुछ व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर की क्या विशेषता होती है, रचना कैसी होती है, स्वभाव कैसा होता है। ध्यान रखना कोमल और गोल शरीर वाले, आप इसको रचना में भी काउंट कर सकते हो, इसको विशेषता में भी काउंट कर सकते हो, स्वभाव की तो हम बात करेंगे ही यहाँ पर। कोमल और गोल शरीर वाले, ध्यान रखना जिनका शरीर कोमल होगा, गोल होगा, उनका जो व्यक्तित्व होता है कैसा होता है, एंडोमॉर्फिक। और ध्यान रखना एंडोमॉर्फिक को ई क्रैचमर के व्यक्तित्व के किस पार्ट से जोड़ा जाता है, आपका पिकनिक से। ठीक है, अब ध्यान रखना जो एंडोमॉर्फिक होंगे इनके पाचक अंग विकसित होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। ध्यान रखना इनके पाचक अंग क्या होता है, अधिक विकसित होता है। और जो भी इस प्रकार का व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति होते हैं उनका जो स्वभाव होता है उसके लिए इन्होंने एक टर्म कौन सी यूज़ की, आपकी ध्यान रखना उसे कहा इन्होंने थिस्रोटोनिया। ध्यान रखना पूछ लिया जाए WH शेल्डन के अनुसार एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का स्वभाव, उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है, तो ध्यान रखना नाम रहता है थिस्रोटोनिया। फिर बात करेंगे कि WH शेल्डन के अनुसार आयताकृति या आपका
एथलेटिक या कह सकते हो मेसोमॉर्फिक, ठीक है, क्योंकि एथलेटिक आपका डब्ल्यू एच शेल्डन ने नहीं दिया था, ये किसने दिया था आपका ई क्रैचमर ने। एथलेटिक किसने दिया, ई क्रैचमर ने। लेकिन ई क्रैचमर के एथलेटिक भाग को डब्ल्यू एच शेल्डन के किस व्यक्तित्व के पार्ट से जोड़ा जाता आपका, तो नाम रहेगा मेसोमॉर्फिक। अब यहाँ पर देखिए कि मेसोमॉर्फिक हष्टपुष्ट व्यक्ति, एथलेटिक कैसा होता है वैसे ही हष्टपुष्ट होता है। जोशीले, जो जितने जोशीले होंगे उतने ही क्या होते हैं, क्रोधी। जितना क्रोध आएगा उतने ही युद्ध प्रिय होते हैं। जो युद्ध प्रिय होते हैं वो अपने आप में ही निडर होते हैं। शरीर कैसा होता है, भारी शरीर। फिर दूसरों को आदेश देने वाले व्यक्ति, अब देखो जो निडर होगा, युद्ध प्रिय होगा, क्रोधी होगा, जोशीला होगा, भारी शरीर वाला होगा, वो हमेशा दूसरों को ही क्या करता है, ऑर्डर पास करते हैं या आदेश देते हैं। अब जिनका व्यक्तित्व मेसोमॉर्फिक है, या कह सकते हो कभी कभी पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान से देख लेना कि अगर पूछा जाए कि ई क्रैचमर के अनुसार जो एथलेटिक व्यक्तित्व है उसका स्वभाव कैसा होगा, तो आप इसको भी उससे कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो डब्ल्यू एच शेल्डन का मेसोमॉर्फिक है, रखने वाले व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व है, उनका स्वभाव कैसा है, तो उसके लिए नाम यूज़ किया सोमेटोटोनिया, ठीक है। मेसोमॉर्फिक को उससे जोड़ा इन्होंने, सोमेटोटोनिया। फिर सबसे लास्ट में इन्होंने बात की थी एक्टोमॉर्फिक। किसकी बात की आपकी, एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक का मतलब होता है, एक्टो का मतलब होता है एक टक, यानी बहुत लंबा, यानी लंबे, नाजुक, अविकसित। और ध्यान रखना, जो जितना लंबा होता है उतना ही दूसरों के हंसी का पात्र बनता है, अगर उसका आयतन भी कम है। तो वहाँ पर हमने एक टर्म पढ़ी थी आपकी एस्थेनिक। तो ध्यान रखना, डब्ल्यू एच शेल्डन का अगर एक्टोमॉर्फिक है तो ई क्रैचमर के लिए वही चीज़ क्या आपका एस्थेनिक है। अब इनकी क्या विशेषता है, लंबे होते हैं, नाजुक होते हैं, लेकिन अविकसित होते हैं। पाचक अंग क्या होंगे उनके, अविकसित होंगे। नींद की शिकायत रहती है, कम मिलनसार होता है। और ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसके लिए इन्होंने एक टर्म आपकी यूज़ की, सेरिब्रोटोटोनिया। ध्यान रखना, क्या टर्म यूज़ की, सेरिब्रोटोटोनिया, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे आपका थॉर्नडाइक के अनुसार कि थॉर्नडाइक ने जो है व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, आपका 3 भागों में। किस आधार पे बांटा, तो आपका विचार के आधार पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। किस आधार पे बांटा गया आपका, तो विचारों के आधार पर। अब विचारों के आधार पर इन्होंने जो 3 भाग आपके बताए, मूर्त विचार, ऑब्लिक कह सकते हो, इसी को स्थूल विचार भी कहा जाता है। आप कह सकते हो कॉन्क्रीट थिंग्स होती है। मूर्त का मतलब क्या होता है, वह चीज़ें जो आपके सामने है, आप केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में क्या कर सकते हो, बता सकते हो, या उसी के बारे में पहचान सकते हो जो वस्तुओं के माध्यम से विचार करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई वस्तु है, ठीक है, मैं आपके सामने रख दूं हिंदी की पुस्तक, आप नाम देख के बता सकते हो कि ये हिंदी की पुस्तक है। यानी किसी चीज़ को देखकर उसका ज्ञान लेना, वो क्या होता है, मूर्त विचार है, स्थूल विचार है। फिर आपके सूक्ष्म विचार, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हो सकती है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, ठीक है, जिनके बहुत छोटे छोटे कह सकते हो कि जो हर चीज़ को अलग एंगल से देखते हो, जैसे एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक, एक तर्कशास्त्री और एक गणितज्ञ आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना, वैज्ञानिक, दार्शनिक, तर्कशास्त्री और गणितज्ञ, इनमें कैसे विचार होता है, सूक्ष्म विचार। फिर बात करेंगे यहाँ पे प्रत्यय विचार है कि आपका सिंबॉलिक थिंग्स, तो ये इनका तीसरा भाग। सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है। तो ध्यान रखना, संकेतों या चिन्हों के माध्यम से अगर कोई चीज़ याद रख रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें कैसा व्यक्तित्व है, वो आपका सिंबॉलिक है। अब ऐसे कौन से व्यक्ति, एक भौतिकी विज्ञानी और एक गणितज्ञ। तो ध्यान रखना, एक गणितज्ञ में सूक्ष्म विचार और प्रत्यय विचार, एब्स्ट्रैक्ट थिंग और सिंबॉलिक थिंग, दोनों ही प्रकार के विचार पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा बात करेंगे इसमें भारतीय दृष्टिकोण या भगवत गीता के अनुसार। ध्यान रखना, भारतीय दृष्टिकोण या भगवत गीता के अनुसार इसमें कितने भागों में विभाजित हुआ, 3 भागों में। किस आधार पर, गुणों के आधार पर, जिसमें हमने बात की सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। देखो, सत्य क्या होता है, सच होता है, ठीक है। तम क्या होता है, अंधकार होता है। तो ध्यान रखना, सतोगुणी ऐसे व्यक्ति जिनमें केवल गुण ही गुण पाए जाए, ऐसे व्यक्ति जिनमें केवल गुण ही गुण पाए जाए, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, सतोगुणी। ईश्वर व धर्म में आस्था, ध्यान रखना, ये आपकी हिंदी में भी टर्म पूछ ली जाती है कि ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर व धर्म में आस्था रखते हैं, उनके लिए कौन सी टर्म यूज होती है, सतोगुणी। रजोगुणी, जिनमें गुण भी होंगे और अवगुण भी होंगे, मिला जुला रूप है, इनकी कर्म में आस्था होती है। तो हिंदी में ये भी टर्म होता है आपका, पूछा जाता है अनेकार्थी शब्द, सॉरी एकार्थी शब्दों में, कि कर्म में जिनकी आस्था होगी उनके लिए कौन सी टर्म यूज होती है, रजोगुणी।
फिर बात करेंगे यहाँ पर तमोगुणी। तम का मतलब होता है अंधकार। जो अंधकार में होंगे वो युद्ध के प्रेमी होंगे, ध्यान रखना, युद्ध प्रेमी जिनमें अवगुण ही अवगुण है, तो वो कैसा है, तमोगुणी है। ठीक है, तो समाज में अधिकतर जो व्यक्तित्व रहता है वो आपका रजोगुण ही होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं है, ना आप ये कह सकते हो कि व्यक्ति में अवगुण ही अवगुण है। ठीक है, तो हमारे अंदर गुण और अवगुण आपके क्या होते हैं, मिले जुले होते हैं। ठीक है, और अगर एक सत्य की बात करूँ, एक सच की बात करूँ, तो अवगुण जो है हमारे अंदर अधिक होता है। ठीक है, लेकिन कोई मानता नहीं है इस बात को। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुण और अवगुण आप कह सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये है आपका व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने अवगुणों के बारे में जान जाए तो उसे तो आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है। और अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि इस पूरी दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में केवल 10% ऐसे लोग हैं जिनको आत्मसिद्धि प्राप्त है। ध्यान रखना, कितने प्रतिशत, 10% जिन्हें आत्मसिद्धि प्राप्त है। 10% का मतलब आप समझ सकते हो, इतना बड़ा ब्रह्मांड है और केवल 10% लोग जिन्हें आत्मसिद्धि प्राप्त है। आत्मसिद्धि का मतलब जिन्हें अपने गुण और अवगुण और साथ ही इसके सारे अपने बारे में सब कुछ क्या होता है, पता होता है, अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, उन्हें आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे आपकी नेक्स्ट हिप्पोक्रेटिस के अनुसार। ध्यान रखना, नेक्स्ट है आपका हिप्पोक्रेटिस के अनुसार, जिन्हें प्रकार सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा। किस आधार पर? चिकित्सा के आधार पर। चिकित्सा के आधार पर हिप्पोक्रेटिस को चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अब हिप्पोक्रेटिस के अनुसार जो 4 भाग है उसमें सबसे पहला आपका कालापित्त, जिसे कहा जाता है मेलेंचोलिक। ठीक है, अभी बात करेंगे इसकी डिटेल में। कालापित्त, मेलेंचोलिक, फिर उन्होंने बताया पीला पित्त, कॉलेरिक, ध्यान रखना, CHOLERIC, कॉलेरिक। फिर अधिक रक्त, सैंग्विनिक, SANGUINIC, सैंग्विनिक। फिर कफ प्रदान, जिसको कहा जाता है प्लैग्मेटिक। तो ध्यान रखना, मेलेंचोलिक, कॉलेरिक, सैंग्विनिक, प्लैग्मेटिक, ये किसने दिया? आपका हिप्पोक्रेटिस ने। अब जो आपका काला पित्त है या मेलेंचोलिक व्यक्तित्व होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है कैसा होता है? अगर ऐसे व्यक्ति है जिनका व्यक्तित्व ही कैसा मेलेंचोलिक, उनकी क्या विशेषता होती है? ध्यान रखना, मेलेंचोलिक का मतलब अंग्रेजी में होता है उदास। ठीक है, आप कह सकते हो निराशावान व्यक्ति, जो हमेशा ही क्या होता है, निराश होता है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? मेलेंचोलिक। कुंठित विचार वाला, कुंठित विचार क्या होता है? आपका नेगेटिव थिंकिंग होती है। ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है वो क्या होता है? कुंठित विचार वाला। मलिन व्यक्ति यानी दरिद्र व्यक्ति। और ध्यान रखना, ऐसे व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो हमेशा कैसा होता है? विवादी होता है। ये हमेशा विवाद का ही जड़ कारण बनता है आपका, ये विवाद की जड़ है। दूसरा आपका कॉलेरिक, पीला पित्त। पीला पित्त होता है क्रोधी व्यक्ति। फिर आपका लड़ाकू व्यक्ति। अब सोचिए, जब आप लड़ाई झगड़ा करते हो तो तीव्र गति से काम करोगे, आराम आराम से काम करोगे। ठीक है, तो क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है कि आप तीव्र गति से ही काम करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप किसी को एक थप्पड़ मारो पर ऐसे आपको 4 थप्पड़ मार रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो लड़ाकू व्यक्ति होता है तीव्र गति से काम करता है। तो ध्यान रखना, ये तो केवल समझाने के लिए कि अगर पूछ लिया जाए कि हिप्पोक्रेटिस के अनुसार तीव्र गति से काम करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, तो आपका कॉलेरिक, पीला पित्त। और ऐसे व्यक्तियों के लिए एक टर्म यूज होती है कॉपशील। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए एक टर्म यूज होती है कॉपशील, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हिप्पोक्रेटिस के अनुसार जो आपका तीसरा भाग है वो आपका सैंग्विनिक, अधिक रक्त। कौन सा? आपका सैंग्विनिक, अधिक रक्त। जैसे आप कह सकते हो आशावान व्यक्ति। ठीक है, जो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर आपका सकारात्मक, ठीक है, जो हमेशा ही क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वीर स्वभाव वाला, और जो इस प्रकार का व्यक्तित्व रखेंगे उन्हें हमेशा सम्मान प्राप्त होता है, तो सम्मानित व्यक्ति। तो ये रहता है आपका सैंग्विनिक। और फिर आपका प्लैग्मेटिक, शांत, भीरू और शांति की होता है। ठीक है, ध्यान रखना, शांत या उदार मन वाला, ऐसे को विरक्त भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये हिप्पोक्रेटिस के अनुसार व्यक्तित्व के 4 भाग चिकित्सा के आधार पर। ठीक है, मेलेंचोलिक, कॉलेरिक, सैंग्विनिक और प्लैग्मेटिक। इसकी विशेषता यहाँ पर आपके पास ये मेरे पास यहाँ पर लिखिए आपके सामने। आप यहाँ से आप इस अपने नोटबुक में भी क्या कर सकते हो? राइट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करेंगे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार, या आप कह सकते हो स्प्रेंगर के अनुसार। ध्यान रखना, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार या स्प्रेंगर के अनुसार। स्प्रेंगर या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के भाव या रचना के आधार पर क्या हुआ? व्यक्तित्व को बांटा गया।
कितने भागों में बांटा गया आपका, तो 6 भागों में इसको बांटा गया था, जिसमें सबसे पहला जो भाग है, ध्यान रखना, सैद्धांतिक, जिसको आप कहते हो थ्योरेटिकल। ध्यान रखना, सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल, जो आपका व्यवहार की बजाय सिद्धांतों पर निर्भर करता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या स्प्रेंगर के अनुसार एक कवि में किस प्रकार का व्यक्ति, तो ध्यान रखना, कवि हमेशा किस पर निर्भर करता है, सिद्धांतों पर। लेखक अपने सिद्धांतों पर, दार्शनिक अपने सिद्धांतों पर। तो ध्यान रखना, कवि, लेखक और आपका दार्शनिक, उनमें हमेशा कैसा व्यक्तित्व होगा, आपका सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है। फिर दूसरा आपका आर्थिक, जो आपका इकोनॉमिकल है। ऐसे व्यक्ति जो केवल धन की चिंता करते हो, किसी भी कार्य में केवल लाभ ही प्राप्त करना चाहते हो। इस टर्म से आप इजीली समझ सकते हो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो हर वक्त क्या करता है, धन की चिंता करता है कि उसे धन प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य में केवल लाभ ही प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक टर्म यूज़ होती है, ठीक है, या सॉरी, फॉर एग्जांपल कि ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे, दुकानदार, व्यापारी या उद्योगपति। और ऐसे व्यक्तियों के लिए एक टर्म भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो लालच होता है या लालची, ठीक है, समाज हमेशा उसे लालची कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक दुकानदार में कैसा व्यक्तित्व, तो आर्थिक, एक व्यापारी में आर्थिक, और एक उद्योगपति में भी आर्थिक होता है। फिर बात करेंगे यहाँ पर सामाजिक या सोशल। तीसरा आपका सामाजिक या सोशल, वह व्यक्ति जिसमें सद्भावना हो, दया हो, सहानुभूति हो, सहिष्णुता हो तथा समाज सेवा की भावना, कुल मिलाकर एक ही टर्म में समझ सकते हो, समाज सेवा की भावना। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें समाज सेवा की भावना है। अब जिस व्यक्ति में समाज सेवा की भावना होती है, बहुत दयालु होता है, सद्भावना होती है, सहिष्णुता होती है, सहानुभूति होती है, किस समय पर क्या बोलना उसको पता है, ठीक है, अपनी जुबान कर क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तित्व रखने वाले सबसे बड़े उदाहरण हमारे पास है मदर टेरेसा, ठीक है। तो मदर टेरेसा में कैसा व्यक्तित्व था आपका, सामाजिक या सोशल। फिर बात है यहाँ पर चौथा आपका राजनीतिक या पॉलिटिकल। दो टर्म में समझ लीजिए, सत्ता नियंत्रण करने की योग्यता रखने वाले, ध्यान रखना, सत्ता नियंत्रण करने की योग्यता रखने वाले। दूसरा, प्रशासन तथा राजनीति में उत्साह से भाग लेने वाला व्यक्ति, प्रशासन तथा राजनीति में उत्साह से भाग लेने वाला व्यक्ति, ठीक है, जैसे आपका एक नेता और एक मंत्री। ध्यान रखना, नेता और मंत्री हमेशा इंट्रोवर्ट होता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना कैसा होता है, इंट्रोवर्ट, ठीक है, जो समाज के साथ हमेशा जुड़ा होता है, ठीक है। या कई बार इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, एक आपका इंट्रापर्सनल होता है, एक इंटरपर्सनल होता है। तो इंट्रापर्सनल का मतलब होता है, बार बार एग्जाम में रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रा क्या होता है, इंटर क्या होता है। इंट्रा का मतलब होता है स्वयं को समझना, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को समझता है, जैसे आध्यात्मिक गुरु। लेकिन जो इंटरपर्सनल होता है, ध्यान रखना, दूसरों को समझने वाला, तो एक नेता हमेशा इंटरपर्सनल होता है, इंट्रोवर्ट होता है। तो ध्यान रखना, इसमें कैसा व्यक्तित्व होगा, पॉलिटिकल या राजनीतिक। फिर बात यहाँ पर धार्मिक या रिलीजियस, ठीक है। तो ध्यान रखना, धर्म में विश्वास रखने वाले, धर्म में विश्वास रखने वाले, ईश्वर से डरने वाले। तो अब देखिए कौन से व्यक्ति है जो धर्म में विश्वास रखता है या ईश्वर से डरता है, तो ये आपका हो सकता है संत, संत, पुजारी और भक्त। तो ध्यान रखना, संत, पुजारी और भक्त, तो इन दोनों को आप एक साथ पढ़ लीजिए। जैसे पॉलिटिकल और रिलीजियस है, दोनों एक दूसरे के बहुत विपरीत है, ठीक है, एक संत और एक नेता, ठीक है। जैसे हमारे पास अभी एक सबसे बड़ा उदाहरण है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ आदित्य जी, आपके योगी जी, वो देख लीजिए, एक नेता भी है और एक संत भी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। और देखो पॉलिटिकल या जो आपके राजनीतिक व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति होता है, ठीक है, वो जितने स्पष्ट होंगे, जितने साफ होंगे, ठीक है, समाज में उनकी लोकप्रियता उतनी ही होती है। और मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स कि समाज में इज्जत से बढ़कर कुछ होता होगा, ठीक है। लोग जो है इसको सबसे बड़ा आज के ज़माने में क्या मानते हैं, पैसा, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। देखो पैसा ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ध्यान रखना, उस पैसे से भी बढ़कर एक इंसान की इज्जत होती है, ठीक है। अगर आप समाज में रहकर सेल्फ रिस्पेक्ट कमा सकते हो, ठीक है, तो उससे बढ़कर मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी मैं सबकी ही बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। तो ध्यान रखना, अगर व्यक्तित्व रखना है तो पॉलिटिकल भी रखिए, मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिकल व्यक्तित्व मत रखिए, लेकिन एक साफ सुथरा, ठीक है,
राजनीति भी कई तरीके की होती है। एक राजनीति ऐसी होती है कि आप किसी और को पीछे खींच कर, ठीक है, अपने आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इससे अच्छा उसे खींचे बिना, ठीक है, आप उससे बेहतर क्वालिटी पैदा कीजिए अपने अंदर, ठीक है, उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए और आगे बढ़ जाइए। वो आपके लिए भी सही होगा और उससे आपकी क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। तो समाज के प्रति सोचिए, ठीक है, समाज के प्रति सोचोगे तो समाज आपके प्रति सोचेगा, ठीक है। सबसे लास्ट जो आपका व्यक्तित्व रहता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार, सौंदर्यात्मक, ये आपका एस्थेटिक। जैसे डायरेक्ट लिख लीजिए, एक मूर्तिकार में कैसा व्यक्तित्व होता है, सौंदर्यात्मक। एक कलाकार में सौंदर्यात्मक, प्रकृति प्रेमी में भी आपका सौंदर्यात्मक, और साहित्यकार में भी कैसा होता है, एस्थेटिक या सौंदर्यात्मक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपका रहता है। जैसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया, फिर एक कवि में किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, एक नेता में कैसा व्यक्तित्व होता है, एक दुकानदार में किस प्रकार का व्यक्तित्व हो सकता है, ठीक है। फिर कई बार क्वेश्चन पुट अप हो जाता है आपका, जैसे थॉर्नडाइक ने किस आधार पे बांटा, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि थॉर्नडाइक ने विचारों के आधार पे बांटा था। कितने भागों में था आपका, 3 भागों में। तो जैसे आपका सूक्ष्म विचार था, या आपका कह सकते हो प्रत्यय विचारक था, या आप कह सकते हो स्थूल विचार था। तो ये क्या था, इनके व्यक्तित्व के भाग, ठीक है। उससे ठीक पहले हमने बात की थी आपकी डब्ल्यू एच शेल्डन। डब्ल्यू एच शेल्डन ने आपका मैसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, इन सब की बात की है। उसमें फिर स्वभाव की बात की कि एंडोमॉर्फिक जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, थिस्रोटोनिया एक टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। जो आपका मैसोमॉर्फिक है उसके लिए सेरिब्रोटोटोनिया रहता है, सॉरी सोमेटोटोनिया रहता है, ठीक है। फिर बात की जाए आपकी सबसे लास्ट में, जो आपका एक्टोमॉर्फिक है, उनके लिए यूज़ होता है सेरिब्रोटोटोनिया, ठीक है। जिसको जैसे आपका एंडोमॉर्फिक, ठीक है, उसको कोरिलेट किया जाता है आपका पिकनिक से, जो किसने दिया था, आपका ई क्रैचमर ने, शरीर रचना के आधार पर। फिर जो आपका मैसोमॉर्फिक है उसको किससे आपका कोरिलेट किया जाता है, एथलेटिक्स से, हष्ट पुष्ट रहता है, वो भी आपका ई क्रैचमर ने दिया। जो सबसे लास्ट है आपका एक्टोमॉर्फिक, उसको कोरिलेट किया जाता है आपका एस्थेनिक्स से, जो आपका ई क्रैचमर ने दिया कि दुबला पतला होता है, नाजुक होता है, आयतन कम होता है, लंबाई ज़्यादा होती है। तो ये भी हमने बात की। उससे पहले हमने बात की थी कॉल यूंग की। कॉल यूंग ने कितने भागों में बांटा, आपका मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर उन्होंने 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा था, आपका इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और आपका एम्बिवर्ट, ठीक है। उससे पहले हमने बात की थी आपकी शीलगुण सिद्धांत की, आपकी ट्रेट अप्रोच की। ट्रेट अप्रोच में हमने बात की थी आइजेनिक, आरबी कैटल और आपका आल्पोर्ट के अनुसार। आरबी कैटल का एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रहता है कि 16 पीएफ जो शीलगुण थे वो किसने दिया, आपके आरबी कैटल ने, जिसको पर्सनैलिटी फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने उससे पहले बात की थी आपकी सिगमंड फ्राइड को लेकर, ठीक है। उससे पहले हमने बात की थी व्यक्तित्व के समावेशन, व्यक्तित्व के इतिहास, व्यक्तित्व के मापन को लेकर। तो पर्सनैलिटी आपका साइकोलॉजी में बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हमने डिटेल से है जो आपका आज ख़त्म किया है, ठीक है। इससे पहले मैंने व्यक्तित्व की 5 से 6 क्लासेस आपकी पहले ही अटेंड की, उससे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आसानी से देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्लासेस का लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पे जाकर भी उन क्लास को अटेंड कर सकते हो और पर्सनैलिटी के पूरे चैप्टर्स को आप क्या कर सकते हो, डिटेल से पढ़ सकते हो। व्यक्तित्व आपका बहुत बड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये बहुत अपने आप में चैप्टर भी बहुत बड़ा होता है और अपने आप में भी व्यक्तित्व क्या होता है, यूनिक होता है, बहुत बड़ा होता है। कोई व्यक्ति अगर इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए यूनिक है, ध्यान रखना। कोई एक्सट्रोवर्ट है तब भी उसके लिए क्या है, यूनिक है। तो ध्यान रखना, व्यक्तित्व तो बहुत यूनिक होता है, इसीलिए चैप्टर भी बहुत बड़ा है। लेकिन उसमें से जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही निकाल कर मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया है, ठीक है। और उसमें आपकी सारी चीज़ें डाल दी है, तो आप आसानी से व्यक्तित्व को भी पढ़ सकते हो। उससे पहले मनोविज्ञान की कक्षाएं भी हुई, आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी की कक्षाएं भी, वो सारी उसमें अपलोड है। आपकी लर्निंग जो अधिगम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आपका मोटिवेशन, जो फिर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये 5 से 6 टॉपिक हमने जो है कवर कर लिए है, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी चीज़ें आपकी रही है, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसमें कुछ एक चीज़ें रही है, उसको भी हम बाद में उसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अंत में वही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका प्यार और आशीर्वाद अगर इसी तरीके से मिलता रहा तो हमारे लिए भी क्या बन जाती है, एक मोटिवेशन बन जाती है। तो अंत में आप सभी से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ठीक है, ताकि ये जो है हर एक उस बच्चे तक पहुंच पाए जो अभी वर्तमान समय में जैसे टीजीटी कमीशन या आपका हिमाचल गवर्नमेंट में जैसे एचपी टेट है, या एचपी जो अभी एचपी में आपका जेबीटी टेट या जेबीटी कमीशन के जो आपके फॉर्म भरे हैं उसकी तैयारियों की पर्पज़ से भी जो है ये क्लासेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उन बच्चों या उन सभी बच्चों तक पहुंच जाए जो किसी कारणवश मान लीजिए कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाता है, या जो मान लीजिए आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण अच्छी तरह से अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये सभी क्लासेस उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। इन क्लासेस का कोई भी चार्ज नहीं है, ये आप सभी के लिए क्या है, मुफ्त है। तो मेरी तरफ से जितना संभव हो पाएगा मैं उतना हर एक प्रयास करूँगा। बाकी आप सभी को अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।